नोट्स किस तरह से बनाया जाए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में बताऊंगा मैं कौन से अखबार पढ़ता हूं जिससे मैं अपना डेटा को कंटेंट को हमेशा रिच रखता हूं, अपडेट रखता हूं। तीसरा, मैं किसी भी टॉपिक को कैसे याद रख पाता हूं, ये मैं अपनी व्यक्तिगत लाइफ की बात बता रहा हूं। तो उसके लिए मैं क्या रणनीति अपनाता हूं, और ये वही रणनीति है जो मैं 2000 से लगातार आज तक अपनाता रहा हूं और उससे मुझे कभी भी लॉस या कोई हानि देखने को नहीं मिली है। नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि आप लगातार वीडियो देख भी रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं। इसके बाद कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम अपनी जो रणनीति है उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब जो भी उन्होंने जैसी बनाई हो, उन्होंने जब प्रश्न पूछा, ग्रुप में मैसेज है, मैं उनको बता करके दिखा करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टू द पॉइंट में आता हूं। कहा कि सर हम रिवीजन नहीं कर पाते, पहला प्रश्न ये था। तो इस बात को, पहले प्रश्न को देख ले कि रिवीजन क्यों नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है आपका जो नोट्स है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, आपने एक ही खिचड़ी पिचड़ी बना के रखी हुई है, ठीक है। तो यानी नोट्स की आपकी प्रॉब्लम होगी। नोट्स किस तरह से बनाया जाए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में बताऊंगा मैं कौन से अखबार पढ़ता हूं जिससे मैं अपना डेटा को, कंटेंट को हमेशा रिच रखता हूं, अपडेट रखता हूं। तीसरा, मैं किसी भी टॉपिक को कैसे याद रख पाता हूं, ये मैं अपनी व्यक्तिगत लाइफ की बात बता रहा हूं। तो उसके लिए मैं क्या रणनीति अपनाता हूं, और ये वही रणनीति है जो मैं 2000 से लगातार आज तक अपनाता रहा हूं और उससे मुझे कभी भी लॉस या कोई हानि देखने को नहीं मिली है। जैसे बात करें स्मार्ट नोट्स की, या आप देख रहे होंगे स्मार्ट नोट्स है, इसकी पीडीएफ है ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आपका सबसे पहले नोट्स में 3 रूम में मैंने बना के रखे। एक स्टैटिक नोट्स है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने अपना नाम स्टैटिक नोट्स रखा था। मैं की पॉइंट्स है, कोई से बुलेट पॉइंट्स बोलता है, और तीसरा मेरा ग्राफिकल नोट्स है। 3 प्रकार के मैंने नोट्स बना के रखे और मैं एक ही साथ बनाता रहा हूं। इसके बहुत आसान भी है, आपको हो सकता है 1-2 दिन में समझने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन बट है बहुत इजी है। जैसे स्टैटिक नोट्स आप ब्रीफ जब स्टडी करते हैं तब बना के चलते हैं। आपने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, तो आप सिंधु घाटी सभ्यता, उसको बनाने वाले लोग, ठीक है, और उसकी व्यापार, उसकी धार्मिक व्यवस्था, उसका नगरीकरण, इसकी जो कोर वैल्यू है उसको आप नोट कर लेंगे, उसके पतन के कारण को स्पष्ट रख लेंगे, है ना। ये जो तैयार करेंगे ये आपका डिटेल वाला सेक्शन होता है, लेकिन वो वाले नहीं पूरी किताब को छाप दिया, ऐसा नहीं है। कोर वैल्यू उसमें आपकी आनी चाहिए, यानी इसमें बिल्कुल सेपरेशन दिखना चाहिए। धार्मिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था, नगरीकरण, है ना, पतन के कारण, उद्भव के सिद्धांत, ये सारा ऐसा होना चाहिए। और जैसे आर्थिक नियोजन है, तो आर्थिक नियोजन की शुरुआत कहां से हुई, इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूं। ये सारे विषय के लिए रणनीति है। आर्थिक नियोजन की कैसे शुरुआत हुई, वर्ल्ड में आर्थिक नियोजन कैसे स्टार्ट हुआ, भारत में कैसे हुआ, फिर इंप्लीमेंट कैसे हुआ, क्या फायदा हुआ, ठीक है। उससे उससे संबंधित भारत ने कौन कौन सी, या भारतीय सरकार ने कौन कौन सी पहल की, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप स्टैटिक नोट्स में आप उसको रखेंगे। ध्यान रखना, उसमें आपको फैक्ट भी रखने हैं। फैक्ट रखेंगे तो क्या होगा, आपका जो पीटी वाला जो सेक्शन है वो भी बहुत मजबूत रहेगा। तो फैक्ट मतलब फैक्ट के रूप में ही होना चाहिए। दूसरा, उसमें प्रिंसिपल से, स्पष्ट रूप से प्रिंसिपल का वर्णन होना चाहिए, कोई सिद्धांत है, और कॉज एंड द इफेक्ट के रूप में स्टैटिक नोट्स आपके होते हैं, ध्यान रखना। और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक टॉपिक में, जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सभ्यता या मौर्यकाल बताया, तो मौर्यकाल में मान लो 5 टॉपिक हैं, धार्मिकता, सामाजिकता, मूर्तिकला, और मूर्तिकला मतलब उसकी वास्तुकला है। तो इसके निष्कर्ष आपको पहले तैयार कर लेने हैं, यानी हर एक चैप्टर के निष्कर्ष आपको पहले से ही तैयार रहने चाहिए। यानी एग्जाम हॉल में आपको ये ना सोचने पड़े कि मुझे इसके लिए कौन सा बेहतर वर्ड के साथ मैं इसका निष्कर्ष लिखूंगा जो अच्छा लगेगा, नहीं, पहले से तैयार होने चाहिए। और मोटा मोटा हो भी जाता है, ध्यान रखना। 100 के आसपास निष्कर्ष मैं आपको बता दूंगा, वो लगभग सारे प्रश्नों में आपको लग जाएंगे। बस आपको देखना पड़ेगा किस टॉपिक का कैसे है, ठीक है। यहां पर आप जो करेंगे, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे, प्लस PYQ जो आए हैं उसकी फ्रेमिंग करेंगे। स्टैटिक पार्ट में ये हमेशा रहता है। और पुराने पेपर्स 2013 के बाद, ठीक है, यूपीएससी के जरूर आप पेपर लगा दीजिएगा। इससे आपका सोचने समझने का तरीका बदलेगा, प्रश्न की प्रकृति समझने को आएगी, मतलब प्रकृति समझ में आएगी,
और आप स्वयं सोच पाएंगे कि मैं इसके नजदीक जा पा रहा हूं या नहीं, इसकी कोर वैल्यू को पकड़ पा रहा हूं या नहीं। ठीक है, और ये स्टैटिक नोट्स है, रियलिटी में ये 15 से 20 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर देगा जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। यानी 15 से 20 दिन में अगर 2 से 2.5 घंटा भी देंगे तो मुझे लगता है ये रिवाइज हो जाएगा। ये मेरा अपना वो है अनुभव, हो सकता है आपको भी सही लगे, लेकिन ये मैन टू मैन वेरी भी करता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, ये है की पॉइंट्स। ये ध्यान रखना, ये नोट्स अलग रहता है। की पॉइंट्स के लिए मैं एक रजिस्टर लेता हूं और रजिस्टर में केवल प्रत्येक चैप्टर के 25 से 30 पॉइंट्स, 25 से 30 पॉइंट, वो भी कौन से, अब फैक्ट का डेटा नहीं भर दिया, कोर वैल्यू वाले। जैसे मैंने कहा कि नगरीकरण, तो नगरीकरण मैंने सिंधु घाटी से पता, मैं नगरीकरण की बात की, तो नगरीकरण में मैंने क्या बताया कि देखो की पॉइंट बना दिया, उसमें मुझे किसको बारे में लिखना है, उसमें नालियों के बारे में लिखना है, स्नानागार के बारे में लिखना है। ठीक है, स्वच्छता के लिए उन्होंने क्या चीजें अपनाई थी उसको लिखना है। साथ ही जो ईंट के भट्टे हैं, यानी नगरीकरण के जो तत्व होते हैं, वे सारे पॉइंट्स इसमें पॉइंट के रूप में आ जाएंगे। पतन हुआ तो पतन में सीधे क्या कि किसने कौन सी थ्योरी दी, ये वाला सेक्शन आपका होना चाहिए। अब यहां पर आपको सिद्धांत कॉज इफेक्ट को पॉइंट बाय पॉइंट नोट जरूर करना है, जैसे कारण है, प्रभाव है, सिद्धांत को। और विशिष्ट शब्दावली, ध्यान रखना ये टॉपिक बेस्ड, जैसे अर्थव्यवस्था की शब्दावलियां अलग होती हैं, इतिहास की शब्दावलियां अलग होती हैं, ज्योग्राफी की शब्दावलियां अलग होती हैं, तो हर एक चैप्टर में आपको शब्दावलियां मिल जाएंगी, उनको लेकर के आपका स्पष्ट नजरिया इसमें होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में या की पॉइंट्स में। ठीक है, जैसे अब वास्तुकला है, अब आप वहां नहीं बैठ के सोचेंगे कि वास्तुकला को मुझे क्या लिखना है। जैसे सपोज दैट है कि आपको मंदिर की बात कर रहे हैं, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अच्छा नागर शैली, द्रविड़ शैली, तो द्रविड़ शैली की 10 पॉइंट कौन कौन से, उसकी विशेषताएं कौन सी है, उसके मंदिर में कौन कौन से चीज बनाए जाते थे। जैसे मैं खजुराहो के मंदिर की बात करूं तो खजुराहो में उरुस रंग विशेषता है, याद होना चाहिए। अब वहां थोड़े सोचेंगे उरुस रंग है ना, और गोपुरम कहाँ की विशेषता है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, है जैसे आप स्तूप, यानी बौद्ध धर्म में स्तूप पढ़ते हैं, तो स्तूप में आप ये थोड़ी करोगे, आप स्तूप बना लेंगे तो ये अंड है, फिर क्या हरिमिका है, ठीक है, और ये आपकी रेलिंग्स है ना, और यहाँ पर तोरण द्वार बना रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें अस्थि या जो अवशेष हैं उनका है। तो ये सारी इनकी जो शब्दावलियां हैं ये मालूम होना चाहिए। मंदिर की विमान क्या है, शिखर क्या है ना, गर्भगृह क्या है, अधिष्ठान क्या है, जगती क्या है, बीथिका क्या है, ये आपको मालूम ही होना चाहिए, वो यहाँ लिखा रहेगा। अब चित्रकला है, अब चित्रकला में तुरंत है कि बाकी चित्रकला है, उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उसके वहां आप क्या लिखेंगे, अजंता की चित्रकला में आपको क्या लिखेंगे, है ना। तो अजंता एलोरा की जो चित्रकला है, प्लस उत्तर प्रदेश में चित्रकला की जो साक्ष्य मिले या भीमबेटका में जो चित्रकला है, तो ये सारे के सारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके इस सेक्शन में आएंगे। और ये क्यों है, ये जब इसे बना रहे होंगे तभी आपको इससे बनाना है, अलग टाइम नहीं देना इसके लिए। मेरा रणनीति यही है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं एक बार इसे बना लिया और इसका जब दूसरी बार रिवीजन किए तब इसे बना ले, दोनों आप कर सकते हैं। मैंने तो एक ही साथ बनाया था, आपके पास दोनों ऑप्शन है, इसे पहले बनाइए और उसके बाद में जब इसका रिवीजन करो तो इसको बनाइए, है ना। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, जिसमें चित्रकला है, आर्थिक नीति है, तो आर्थिक नीति में कौन सी शब्दावलियां, कौन से फैक्ट, कौन से रेट्स आप डालेंगे, है ना। आर्थिक नीति बनाते हुए कौन सी चुनौतियां हैं, है ना, और किस बातों को ध्यान में रखा गया है। बजट है, बजट में कौन सी नई योजना आई है, किसमें ज्यादा मत खर्च हो रहा है, राजकोषीय प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब धार्मिक व्यवस्था में मैंने बता दिया कि धार्मिक व्यवस्था के कौन कौन से तत्व होते हैं, वो आपको पॉइंट वाइज लिखे होने चाहिए। पर्यावरण से संबंधित डेटा, इंडेक्स, रिपोर्ट्स, है ना, उनकी कोर वैल्यू, फिर उसका प्रभाव। अब जैसे पर्यावरण का हमारे मानव से पर क्या प्रभाव पड़ा है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आजकल क्या है कि इन्वायरमेंट है और उसका समाज पर प्रभाव है, तो सामाजिक तो आपका फर्स्ट पेपर में, इन्वायरमेंट दूसरे पेपर में अलग है। ठीक है, तो जो अलग है, तो आपका जो माइंड डाइवर्सिफाइड कब हो पाएगा, जब ये फैक्ट आपके पास में होगा। जब ये फैक्ट होगा तो आप डाइवर्सिफाइड आंसर दे पाएंगे। यानी एक डेटा का उपयोग दूसरे पेपर में करना होता है। जैसे इकोनॉमिक डेटा का उपयोग आपको ज्योग्राफी में कर सकते हैं, ज्योग्राफी का आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी जो डाइवर्सिफाइड अप्रोच बनानी है। अब ये जो है सबसे मेरा अपना सबसे बेहतर जो सुझाव है, जिसमें सबसे ज्यादा वरीयता देता हूं, वह है मेरा ग्राफिकल नोट्स। मैं हमेशा हर एक इन दोनों को
मैं ग्राफ में चेंज कर लेता हूं। फैक्ट वो है, अब जैसे मैंने ये बताया कि अब 1940 है, 1940 को मैंने बांट दिया, किसमें बांट दिया कि यहां पर अगस्त प्रस्ताव है, ठीक है, तो मुझे मालूम है अगस्त प्रस्ताव क्या है। फिर इसमें क्या होगा, पाकिस्तान की मांग है, क्या है, पाकिस्तान की मांग है, और यहीं पर आप मैं बात करूंगा तो मेरा व्यक्तिगत सत्याग्रह है। मैंने ग्राफ में बना लिया, मुझे पॉइंट से इस बारे से मुझे मजबूत थे तो मैं ग्राफ बना देता हूं। उसका मैपिंग है, अब इंडिया की मैपिंग होनी चाहिए, सॉइल कहां पर कैसी है, ठीक है, कौन कौन से आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है, कौन कौन सी हिल्स कहां पर, कौन सी माइंस कहां पर है, ये मैपिंग में होना चाहिए, ठीक है। इंडिया की मैपिंग्स है, वर्ल्ड की मैपिंग में तो वर्ल्ड है, और ये सारी मैं पीडीएफ आपको निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ये भी मैंने डालना भी स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे ग्राफ आपको बनाना चाहिए, पाई चार्ट, कर्व, याद ध्यान रखना ये 3 पर आप बहुत अच्छी तरह से पकड़ कर लें, कहां पाई चार्ट बनाना है, कहां कर्व बनाना है। अगर मैं राजकोषीय नीति या अर्थनीति बना रहा हूं तो मुझे कर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है, जरूर बनाना चाहिए। आर्थिक वृद्धि दर है तो इस पे सबसे ज्यादा इन्हीं का उपयोग रहता है। अब इमेज की बात करूं, इमेज है जैसे प्रौद्योगिकी में इमेज क्रिएट करिएगा, ज्योग्राफी में इमेज क्रिएट करिएगा, हिस्ट्री में इमेज क्रिएट करिएगा, ये आपको ये मान लीजिए कि औरों से बेहतर बना देंगे। सपोज दैट है, अगर आधा अंक भी प्रत्येक आप पेपर में प्रत्येक प्रश्न में ले आई, ठीक है ना, तो जाने 10 नंबर ही बहुत होगा, बहुत नंबर होता है लास्ट की मार्किंग में, ठीक है। अब देखो, एक प्रश्न था कि सर आप कौन कौन से अखबार पढ़ते हैं, और मैं फिर बताऊं आपको सारे अखबार नहीं, कम से कम 2 अखबार पढ़ने की जरूर आवश्यकता है। हिंदी मीडियम के हैं तो, इंग्लिश मीडियम के हैं तो फिर अलग है। मैं बिजनेस स्टैंडर्ड का संपादकीय रोज पढ़ता हूं, ध्यान रखिएगा, इससे मेरा आर्थिक का जो डेटा आप मेरे नोट्स में देखते हैं वो रिच रहता है, शब्दावलियां मुझे यहां से मजबूत हुई हैं। और ये तय मान लीजिए कि मैं इसको 15 से 20 मिनट मेरा लगता है यहाँ पर जनसत्ता, ये 2 मेरे अनिवार्य हैं। राष्ट्रीय सहारा का मैं हस्तक्षेप लेता हूं, शनिवार को आता है, ये इसकी एक मैगजीन आती है राष्ट्रीय सहारा की, और इसमें एक विशिष्ट टॉपिक पर आता है ना 4 पेज आता है, विभिन्न रिसर्च स्कॉलर्स का, प्रोफेसर्स का, वो मतलब कोई मुद्दा जो होता है वीक का उस पर पूरा आता है। ये तो आप अनिवार्य रूप से पढ़िएगा, वीक में है। अब द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, ये देखिए, ये सारे अखबार हो सकता है आपको टफ लग रहे हो, लेकिन मेरा ये डेली का रूटीन है, मेरा आता अभी से नहीं, बहुत पहले से हो गई है। अब इसका देखो, अब मुझे क्या है कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, मेरी इंग्लिश थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इससे मुद्दे पकड़ता रहता हूँ, और आजकल इसका एनालिसिस मिल जाता है मुझे। शाम को जाता हूँ, एनालिसिस पकड़ा, फिर इसको देख लेता हूँ मोटे मोटे तौर पर, ठीक है। मैगजीन के लिए देखिए, पॉलिटिकल एंड वीकली मेरा अनिवार्य रहा है 2008 से, मैं आज तक इसको मैंने मिस नहीं किया है, और इसको पढ़ने के मेरा रुझान है, क्योंकि मेरा पॉलिटी में भी और मुझे चूंकि डिबेट में भाग लेना पड़ता है, तो ये मैं पढ़ता हूं। और ध्यान रखिएगा, इस मैगजीन से आपका जितना डेटा रिच हो जाएगा, मुझे नहीं लगता किसी कोचिंग की नोट से होगा, ठीक है। लेकिन इसके सारा सार मैं आपको लगातार देता हूं। पतली वाली क्रॉनिकल आती है, मैं उसे लेता हूं, मोटी वाली नहीं लेता हूं, पतली वाली क्रॉनिकल लेता हूं। जिस दिन आई 2 दिन में निपटा के या 3 दिन में निपटा करके कंप्लीट कर देते हैं इसको है। और विजन के नोट्स, हाँ, विजन की जो करंट अफेयर्स जो पीटी 365 आती वगैरह है, मेंस की आती है, ये तय मान लीजिएगा कि अभी तक किसी और सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, केवल इसको उठाइए, उसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, आपको ये मान लीजिए बहुत सारे तथ्य, सिद्धांत, नॉलेज, एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी मेहनत को मैं जरूर कर रहा हूं कि उनकी जो टीम जो है बाकी डेटा बहुत अच्छा देती है। क्योंकि मुझे ये पढ़ने के बाद मुझे सरल लगता है कि इन्होंने कहां से लिया होगा, क्योंकि मेरा ये हैबिट्स है। अब इसमें से आप कोई एक उठा लीजिए, जनसत्ता उठा लिए या बिजनेस स्टैंडर्ड उठा लिए, एक को उठा लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के तो आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू का एडिटोरियल जरूर पढ़िएगा, और एडिटोरियल को आप जैसे वो तो अपना एक पूरा एडिटोरियल संपादकीय लिख देते हैं, वहां से आपको शब्दावलियां मिलती है, उसकी कोर वैल्यू मिलती है, आप उसे आंसर फॉर्मेट में लिख डालिए, वो आपका कार्य होगा। और ऐसे भी आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 घंटा लगेगा आपको पढ़ने में और 1 घंटा लगेगा लिखने में। तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन ये तभी करिएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये मैंने नोट्स की अप्रोच आपको बताई है। अब जैसे मैंने ये नोट्स बनाया, जैसे मेरे पास आया कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख सरकारी पहलें कौन कौन सी हैं, ये मैंने डाल दिया है। अब मेरे पास कम से कम ये योजनाएं तो हो जो औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार ने आरंभ की है। अब एग्जाम में तो एग्जाम हॉल में बैठ के थोड़ा सोचूंगा तुरंत, जैसे मैंने ये पकड़ा और मेरे दिमाग में
क्या PLI योजना, PM शक्ति योजना, भारतमाला योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, अरे आप 7-8 पॉइंट लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, मुझे गारंटी है इस बात का, क्योंकि उसके बाद और भी तो मटेरियल लिखेंगे उसमें। तो इस तरह से मैंने आपको बना के रखा हुआ है कि ऐसे याद रखिए, तो सेक्शन वाइज सेक्शन मैंने तोड़ के रखा हुआ है। अब जैसे आर्थिक विकास को अधिक समावेशी बनाने के लिए प्रमुख कदम उठाए जा सकते हैं, कौन कौन से हैं, तो की पॉइंट कौन कौन से मेरे, जैसे कार्यबल विकास और भागीदारी, आर्थिक विकास के लिए निजी निवेश, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक की वृद्धि करना, आर्थिक स्थिरता एवं वित्तीय विकास, पर्यावरण संबंधी तथा जलवायु लक्ष्य, वैश्विक एकीकरण एवं व्यापारिक समझौते, क्षेत्रीय विकास एवं नवाचार, उच्च विकास क्षेत्रों में अवसरों की विविधीकरण, सेवा क्षेत्रों को लक्षित करना, सब्सिडी सुधार के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना। अब इसमें आपको शब्दावलियां आती हैं, इसकी कोर वैल्यू आती है, तो आप थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। फिर इससे अगर कॉज एंड इफेक्ट में लिखेंगे तब भी आपका हो जाएगा। अब जैसे मैंने ये बनाया, भारत में विकास प्रक्षेप वक्र की प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं। अब ये पूरी चुनौतियों वाला जो सेक्शन है मैंने इतने में निपटा दिया। अब इसके पॉइंट तो मुझे याद हो, जैसे अब मैं इसे रिवाइज करूंगा एक बार पढ़ने के बाद, यानी स्टैटिक पार्ट बनाने के बाद में, ये मैंने आपका की पॉइंट वाले सेक्शन में नोट्स बना लिया है। जैसे बुनियादी ढांचागत समस्याएं कौन कौन सी होंगी, विनिर्माण की क्षेत्र की चुनौतियां क्या होंगी, स्केलेबिलिटी की चुनौती हमारे पास क्या होगी, रोजगार संकट और युवाओं की आशाएं, सेवा क्षेत्र मॉडल की क्या चुनौती होगी, कौशल की कमी है उससे हमें क्या समस्या आ सकती है भारतीय के विकास में, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एक हमारे देश में चुनौती बनी हुई है, व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जनसांख्यिकी चुनौतियां क्या है, कृषि क्षेत्र की समस्या क्या है, आर्थिक असमानता भी हमारे देश में बढ़ रही है, ये विकास की क्या है एक बहुत बड़ी चुनौती है, और संस्थानिक और प्रशासनिक समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की जो कमी है, आर्थिक असमानता, इन तमाम बातों को मैंने एक ही पॉइंट। अब मुझे बताओ इतने में मुझे रिवाइज करने में पॉइंट वो कितना लगेगा, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट, लेकिन मेरे पास बना हो तब। और ये जो स्टैटिक वाला नोट्स है रियलिटी है 3 से 4 दिन में एक सब्जेक्ट, 3 से 4 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवीजन के लिए ये नोट्स होता है। रिवीजन करिए फिर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, रिवीजन करिए फिर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे आपने इसको रिवाइज किया और फिर लिख डालिए, प्री और मेंस दोनों है, रिवीजन साथ में है। अब बात आई कि मैं कौन कौन सी जो पेपर थर्ड के लिए कौन किस बात पर ध्यान रखता हूं। मैं पेपर थर्ड के लिए ही नहीं बात कर रहा हूं, सारे पेपर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं अब, ठीक है। जैसे मैं RBI की अगर कोई मीटिंग होती है तो अखबार में अखबार पढ़ता हूं तो मैं तुरंत तो उसका डेटा नोट करता हूं और उस समय से क्या बात बताई है RBI के बोर्ड के द्वारा। दूसरा, उसकी पॉलिसी में क्या चेंजेस आए, पॉलिसी को अच्छी तरह से पढ़ता हूं, उससे कोई खबर तो नहीं आई है। RBI की मॉनिटरी जो पॉलिसी होती है, कमेटी है, उसकी जब भी मीटिंग होती है तो उससे आपको डेटा नोट करना चाहिए। डेटा नोट करें, क्यों, नोट्स में हमेशा जब ये आप पढ़ते रहेंगे तो नोट्स में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ते रहिए। अब प्रमुख बिंदु कौन कौन से पढ़ें, जैसे GDP ग्रोथ है, किसी संस्था ने, RBI ने या वित्त मंत्रालय ने या IMF, वर्ल्ड बैंक, किसी ने भी अगर फोरकास्ट किया तो उसका डेटा है ना। अब जैसे अब आपने इन्फ्लेशन फोरकास्ट की है मुद्रास्फीति के बारे में, तो CPI के बारे में क्या कहा गया है, पॉलिसी रेट है, तो पॉलिसी रेट में आपको ये आंख मीच के आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आंख मीचने का मतलब नहीं आंख बंद नहीं है, दिमाग खुला रहना चाहिए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, SDF है, MSF है, बैंक रेट है, CRR और SLR में क्या परिवर्तन हुआ है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। और इससे ध्यान रखना, जब भी पॉलिसी पर रेट चेंज होता है, संपादकीय आती है बिजनेस स्टैंडर्ड में, सारे अखबार में लगभग संपादकीय आती है, अगर 1 हफ्ते तक देख लोगे तो वहां से आपको इसके पूरे इसके जो डेटा का जो परिवर्तन हुआ है उसका इकोनॉमी पर क्या प्रभाव होगा, वो सारा का सारा आपको कंटेंट एक ही 1 पॉइंट जगह पर एक ही संपादकीय मिल जाएगा। अब 2-4 लिख लेंगे तो और रिच हो जाएगा। अब जैसे CRB है, कंटीजेंट रिजर्व बफर पे RBI ने क्या कहा है, सरप्लस ट्रांसफर है। जैसे 2023 और 24 में RBI ने 2.1 लाख करोड़ दिया सरकार को है, तो ये तो डेटा साल में कभी कभार आता है, तो ये डेटा आपको होना चाहिए। अब जैसे GST परिषद की कोई मीटिंग हुई है, वित्त मंत्री का जो बयान है, ठीक है, विदेशी संस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसने क्या टिप्पणी की है, कोई इंडेक्स आई है, रिपोर्ट आई है, भारत की स्थिति उसमें क्या बताई गई है, बजट और आर्थिक समीक्षा बहुत डिटेल में आप करेंगे, और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समझौते जो भारत ने किए हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से ये जब खबरें आप करंट की रहती हैं, इससे आप अपने जो नोट्स को स्मार्ट बनाए रख सकते हैं, इसका डेटा वहां इनपुट कर सकते हैं। तो ये जो बहुत छोटी सी चीजें हैं, अगर आप डेली हैबिट्स में आप ले आएंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो मेंस है इजी हंसते खेलते निकल जाएगा। ठीक है, सीरियस रहिएगा।
और इस डेटा को ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा, ठीक है। इसकी मैंने PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, वहां से आप इसे नोट कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।